नमस्ते दोस्तों। आज के हमारे गेस्ट है डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल, एमए लब्ध स्वर्ण पदक मुजफ्फर विश्वविद्यालय, पीएचडी हिंदी मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी। हिंदी कथा साहित्य की आलोचना में विशेष रुचि, साहित्य एवं जनसंचार विषयक संगोष्ठियों, उपनिषदों, कार्यशाला आदि में नियमित सक्रिय सहभागिता। स्वागत करते हैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत सालों बाद आपसे रूबरू हो रही सही हूँ। बात है। सर बहुत-बहुत बधाई आपकी अनेक उपलब्धियों के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपकी साहित्यिक यात्रा इतने सालों की 35 इयर्स की, आप इस कम से कम शब्दों में कैसे बयान करेंगे? साहित्य की यात्रा को कम से कम शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है हुँ। और ये इसलिए और मुश्किल हो जाता है कि मेरी जो पृष्ठभूमि थी, वो साहित्यिक नहीं थी। ओह! मेरे पिता व्यापारी थे हुँ, और उनकी आकांक्षा भी यही थी कि मैं उनका जो पुश्तैनी व्यापार है, घड़ी साज़ी का और घड़ियों के और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के व्यापार का, वो सँभालूँ। हुँ, लेकिन आपके भाग्य में कुछ और लिखा हुआ होता है, तो वो तो रह गया पीछे। जी। लेकिन शायद कहीं मेरे मन में लिखने पढ़ने के संस्कार थे हुँ, और वे संस्कार समय और अनुकूल परिस्थितियों को पाकर उभर आए और मैं साहित्य की दुनिया में आ गया। ओके। तो सर आपका बैकग्राउंड कहाँ से है? मतलब आप कहाँ से हो? मूलतः हम लोग हिसार हरियाणा के हैं, लेकिन मेरे फादर 1918 में उदयपुर आ गए थे। तो मैं तो जन्मजात राजस्थानी ही हूँ। उदयपुर में मेरा जन्म हुआ, वहीं मेरी सारी शिक्षा हुई जी। और फिर 25 साल पूरे सिरोही में बीत गए, आपके शहर में। आपके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा एक छोटे शहरों में गुजरा है, सिरोही, बिनमाल, अबरोड जैसे। और अब आप बड़े शहर में रह रहे हैं, जयपुर में। तो इसको कैसे आप कंपेयर करते हैं? कैसे डिस्क्राइब करेंगे दोनों की लाइफ को? देखिए, दोनों शहरों के अपने-अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। हुँ, मैंने जीवन में नौकरी तो सारी की सारी अंत के 3 वर्षों को छोड़ दीजिए, तो छोटे कस्बों में ही की है। भीनमाल जैसा छोटा कस्बा, वहाँ से मैंने अपनी नौकरी शुरू की। चित्तौड़ में रहा, सिरोही में रहा, आबू रोड में रहा। ये बड़े छोटे-छोटे कस्बे हैं। अब यहाँ जो सबसे बड़ा लाभ होता है वो ये कि हर एक आपको जानता है और आप हर एक को जानते हैं। तो वो जो एक आत्मीयता होती है, वो आत्मीयता आपको और कहीं नहीं मिल सकती। तो मैं उस ज़माने में जबकि टेलीविज़न वग़ैरह ये कुछ नहीं थे, तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा सोशल सपोर्ट आपको उससे मिलता था। और जो रिश्ते उस ज़माने में बने थे, वो रिश्ते अब तक बरकरार हैं। सिरोही में हम लोग थे तो हिंदी का, राजस्थान का कोई भी ऐसा बड़ा लेखक नहीं होगा जो सिरोही कॉलेज में ना आया। हुँ, हम लोग जो 10, 12, 15 साल जो हमारे बाद के थे, हिंदी का हर बड़ा लेखक सिरोही कॉलेज में आया है। हुँ, तो अगर प्रयत्न करें तो बहुत संभव हो जाता है और हम लोगों ने कोई उनको पैसे-वैसे भी नहीं दिए। जी। हाँ, लेकिन जब मैं बड़े शहर में आया, अपेक्षाकृत बड़ा शहर, जयपुर भी कोई महानगर तो नहीं है, लेकिन जब मैं बड़े शहर में आया, तो यहाँ की ज़िंदगी वहाँ से भिन्न है। हुँ, यहाँ आपको जानने वाले तो बहुत कम होते हैं और उनसे मिलने के अवसर और भी कम होते हैं, लेकिन आपके अपने काम के लिए साहित्य में मेरी रुचि है, तो बहुत सारे लेखकों से, संगीत में मेरी रुचि है, तो बहुत सारे कलाकारों से मिलने का, उनको देखने, सुनने का मौका मुझे यहाँ मिला। तो बड़े शहर के अपने सुख हैं। जी। सर आपके जीवन में अध्यापकों का क्या महत्व रहा है? मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि आज मैं जो भी हूँ, वो अपने अध्यापकों के कारण ही हूँ। आपने जो प्रश्न पहले किया था ना साहित्य वाला, बड़ा संयोग ये बना कि एक अध्यापक ने एक दिन मुझे मेरी दुकान पर बैठे हुए देखा। बीए के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और उन्होंने बहुत ही कैजुअली पूछा कि तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो? और मैंने कहा कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि मेरी पारिवारिक स्थितियाँ इस बात की अनुमति नहीं देती हैं। उन्होंने मेरी माँ से कहा कि आप इसको पढ़ने भेजिए, इसकी सारी ज़िम्मेदारी मेरी होगी। अब ये वैसे मैं जानता हूँ कि बहुत एक औपचारिक सा कथन है, लेकिन उस कथन ने मेरे जीवन की धारा को बदल दिया। मेरी माँ ने मुझे कॉलेज भेजने की छूट दे दी, जाने की छूट दे दी और उसके बाद वो जैसे मेरे गॉडफ़ादर हो गए और वे जीवन में हर मोड़ पर मेरे लिए संबल बनकर खड़े रहे और ऐसे बहुत सारे अध्यापक मुझे जीवन में मिले। जी।
तो आपको पढ़ाना अच्छा लगा या शैक्षिक प्रशासन करना ज़्यादा अच्छा लगा? अच्छा प्रश्न आप कर रही हैं। हम लोगों की नौकरी में, हुँ, कॉलेज शिक्षक की नौकरी में, हुँ, अगर आप ठीक-ठाक तरह से काम करते रहें, तो हर एक को शैक्षिक प्रशासक बनना ही होता है। कॉलेजेस में आपने देखा कि लेक्चरर रहेगा आदमी, उसके बाद प्रमोशन होगा तो वो प्रिंसिपल बन जाएगा। जी। दोनों के अपने लाभ हैं। हुँ, जब आप प्राध्यापक होते हैं, जब आप पढ़ा रहे होते हैं, तो सब कुछ आपके हाथ में होता है। आपको पढ़ाना है, आप पढ़ा दीजिए, कोई आपको टोकने वाला नहीं है। अगर क्लासरूम नहीं है, तो आप कहीं जाकर खुले में बैठकर पढ़ा दीजिए। आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब आप प्रशासन करते हैं, तो एक पूरा तंत्र होता है, उस तंत्र से आपको काम करवाना होता है। ये तो एक चुनौती होती है। लेकिन उस चुनौती के साथ-साथ बहुत सारे जो सपने होते हैं आपके, जो एक शिक्षक के रूप में आप साकार नहीं कर पाते हैं, जब आप प्रशासन में आते हैं, तो उन सपनों को आप साकार कर पाते हैं, तो उसका अपना एक सुख है। तो मुझे तो ये दोनों ही दुनियाएँ समान रूप से मोहक लगती हैं। आपने अनुवाद कार्य भी बहुत किया, तो मौलिक सृजन की बजाय अनुवाद में इंटरेस्ट लेने की वजह? ना जी, ऐसा नहीं है। मैंने दोनों ही काम किए हैं। हाँ, हाँ। पहले तो उस अर्थ में तो मैं मौलिक लेखक भी नहीं हूँ, मैं तो एक आलोचक हूँ। तो हिंदी में जिसे सृजनात्मक लेखक कहते हैं, कविता, कहानी, उपन्यास लिखने वाला, वो तो मैं नहीं हूँ। हालाँकि शुरू में मैंने कुछ कहानियाँ लिखी, कुछ कविताएँ लिखी और व्यंग्य अब भी कभी-कभी लिख लेता हूँ, लेकिन मूल मेरी पहचान एक आलोचक वाली है। अब आलोचना करते-करते बीच में मुझे लगा कि अंग्रेजी में या जो भी भाषा मुझे आती है, उसमें बहुत कुछ अच्छा पढ़ने को मिल गया, तो मुझे लगा कि इसे मैं अपने पाठकों के साथ साझा कर लूँ। वो मैंने बहुत सारे अनुवाद किए और इसके बाद एक और बात हुई। जब 2003 में मैं रिटायर हो गया, उसके बाद तभी का समय वो था जब कंप्यूटर बहुत तेज़ी से हमारी ज़िंदगी में आ रहा था और एक नया शब्द चलन में आया था मशीनी अनुवाद, मशीन ट्रांसलेशन। अब मुझे ये लगा कि मैं रिटायर हो गया हूँ, मेरी ठीक-ठाक उम्र हो गई है, क्या मैं कोई नई चीज़ सीख सकता हूँ? और एक चुनौती के तौर पर मैंने इसे लिया और मैंने बहुत सारा तकनीकी अनुवाद किया। गूगल के लिए, माइक्रोसॉफ्ट के लिए, मोटोरोला के लिए, सैमसंग के लिए ये जो बहुत सारी चीज़ें आज आप देखते हैं ना गूगल वगैरह पर कि आप अपना या माइक्रोसॉफ्ट पर देखते हैं कि सारा इंटरफ़ेस हिंदी में है। तो इस तरह के बहुत सारे काम में मेरा भी योगदान रहा है और उसे एक चुनौती के रूप में मैंने लिया था कि क्या मैं 60 साल का होकर भी ये नई चीज़ें सीख सकता हूँ। सर बहुत से लोग आपकी पीढ़ी के बहुत से लोग टेक्नोलॉजी से नहीं समझ पाते, दूर भागते हैं उनसे। तो आप टेक्नोलॉजी को अपना रहे हो, ये कैसे संभव हो रहा है? भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरी रुचि कैसे है। लेकिन अगर मैं बहुत पीछे जाऊँ तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि मेरी पृष्ठभूमि वो घड़ीसाज़ी वाली थी, तो शायद कहीं मैकेनिकल दुनिया से, तकनीकी दुनिया से बचपन में ही मेरा कोई जो रिश्ता जुड़ा था, वो रिश्ता बाद में भी मज़बूत होता गया। और दूसरी बात, ये थोड़ा-सा अजीब तो लगता है कि मैं साहित्य का व्यक्ति और मेरे दोनों बच्चे इंजीनियर हैं, तो उन बच्चों से मुझे प्रेरणा भी मिली और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को कैसे प्रभावित कर रही है? देखिए, तकनीक ने तो हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। अब आप और हम लोग जिस सिरोही में रहे थे, एक वो ज़माना था और मैं बहुत मज़े के साथ आपको ये बताऊँ कि जब मुझे अपना पहला अपॉइंटमेंट ऑर्डर 1967 में मिला, मैं उदयपुर में रहता था और मेरे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि ये भीनमाल नाम की जगह भारत के नक्शे में कहाँ पर है। और ये पता करने के लिए मैं अपने घर से 4 किलोमीटर दूर साइकिल चलाकर रेलवे स्टेशन गया और मैंने पता किया कि ज़रा बताइए कि ये रेलवे स्टेशन कहीं है या नहीं है। हुँ, एक वो ज़माना था। हम लोग सिरोही में थे तब भी कंप्यूटर कोई ख़ास चलन में नहीं आया था, बस उसकी आहट सुनाई दे रही थी। बहुत छोटी-छोटी जानकारियों के लिए भी हम कितना परेशान होते थे। और आज वो जो थॉमस फ्रीडमैन की एक बड़ी प्रसिद्ध किताब है, इस शताब्दी के शुरू में आई थी, द वर्ल्ड इज़ फ्लैट। तो हुँ। ये दुनिया समतल कर दी है इस तकनीक ने। आज आप छोटे से छोटे गाँव में हों, आपका स्मार्टफ़ोन आपको वो सारी सुविधाएँ देता है, जो किसी महानगर में रहने वाले व्यक्ति के पास उपलब्ध है। तो कितना बड़ा आराम किया है तकनीक ने। एक एक ज्ञान का समुंदर अवेलेबल है वहाँ पे। बिल्कुल, ज्ञान का और सुविधाओं का। हुँ। अभी सर मैं आपको फ़ॉलो करती हूँ तो मैं देख रही हूँ कि आप साहित्य की परिधि से निकल के स्तंभ लेखन में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं।
इसकी कोई वजह? हाँ, ये सवाल बड़ा, मेरे बहुत सारे मित्र भी ये सवाल करते हैं। मैं साहित्य का व्यक्ति हूँ और आम तौर पर मैं सामाजिक राजनीतिक विषयों पर स्तंभ लेखन कर रहा हूँ। जी। एक अखबार है, राजस्थान का बड़ा लोकप्रिय अखबार है, पुराना और प्रतिष्ठित राष्ट्रदूत। उसमें पिछले 5 वर्षों से बिल्कुल बिना नागा हर सोमवार को मेरा अतिथि संपादकीय प्रकाशित होता है। उससे पहले भी राजस्थान पत्रिका में और बहुत सारे प्रकाशनों में मैं नियमित रूप से स्तंभ लिखता रहा। हुँ। धीरे-धीरे सपना जी मुझे ये लगने लगा है कि मैं जो साहित्य की बात करता रहा हूँ, अब साहित्य में हम लोग आलोचक क्या करते हैं? एक उपन्यास पढ़ा, मैं ज़रा उसकी प्रशंसा में या उसकी कमियाँ बताते हुए लेख लिख देता हूँ। यही तो आलोचना है ना? हुँ। मुझे धीरे-धीरे लगा कि ये सब बहुत ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि जो समाज का आम व्यक्ति है, उसे आप सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सजग बनाएँ, उसको बेहतर नागरिक बनाएँ और उसके लिए मुझे लगता है कि आलोचना एक कारगर औज़ार नहीं है, उसके लिए स्तंभ लेखन एक कारगर औज़ार है। मेरे पास अगर विचार हैं और मेरे पास उसको व्यक्त करने की तमीज़ भी है, मेरे पास ठीक-ठाक भाषा है, मेरे पास एक सशक्त अभिव्यक्ति है, तो क्यों ना मैं उसका उपयोग करके सीधे आम व्यक्ति से जुड़ूँ और उस तक अपनी बात पहुँचाऊँ। देश हम बना रहे हैं, आँखों देखी और समय की पंचायत। हाँ, ये 2 किताबें हैं, एक साथ आई थी पिछले साल, जो देश हम बना बना रहे हैं हुँ। और समय की पंचायत। समय की पंचायत। तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँगे कि क्या है? जो देश हम बना रहे हैं, क्या है उसमें? ये दोनों किताबें मेरे स्तंभ लेखों के संकलन ही हैं। क्या? ये जो अतिथि संपादकीय मैं लिखता हूँ, इनमें से कुछ का चयन करके लगभग 60-60 लेख इन दोनों किताबों में हैं। और जो देश हम बना रहे हैं, जैसा कि इसका स्वर भी आपको बता रहा है कि हम ये विचार कर रहे हैं उस किताब में कि हम आखिर कैसा देश बना रहे हैं। मुझे बहुत सारी बातें सपना जी आज के देश में बहुत व्यथित करती हैं। उदाहरण के लिए हम सब लोग ज़रूरत से ज़्यादा असहिष्णु होते जा रहे हैं। कोई भी आपकी असहमति की बात सुनना ही नहीं चाहता है। भई मेरी बात से आप सहमत मत होइए, लेकिन मुझे अपनी बात कहने तो दीजिए ना। मेरी बात को आप कुचल क्यों रहे हैं? तो ये जो एक देश बन रहा है, ये मुझे बहुत दुखी करता है। हुँ। ऐसी बहुत सारी बातें इस किताब में हैं और समय की पंचायत तो वो आप जानते हैं हम लोगों की बोलचाल की भाषा में क्यों पंचायत कर रहा है। राइट। तो मैंने पंचायत ही की है कि हमारे समय में क्या-क्या हो रहा है। आप सर यात्रा वृत्तांत बहुत लिखते हैं। इन्हें लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? और मैं देख रही हूँ बहुत अच्छे से आप डिस्क्राइब भी कर देते हैं उस जर्नी को। तो लिखना शुरू तो बिल्कुल आकस्मिक तौर पर हुआ। ओके। एकदम आकस्मिक, आपको बड़ा मज़ा आएगा। हम लोग अपनी बेटी के पास अमेरिका गए हुए थे और वहाँ करने-वरने को कुछ था नहीं। बच्चे नौकरी पर चले गए, अब आप दिन भर क्या करें? तो मन बहलाने को एक आध बार कुछ लिख डाला। उन्हीं दिनों को संयोग ये हुआ कि वहाँ हिंदी समाज जो था उनकी कोई गोष्ठी थी और मुझे भी सूचना मिली कि गोष्ठी हो रही है, तो मैं भी चला गया उसमें कि चलो अपन हिंदी लिखने वाले लोगों से मिल-मिला लेंगे। मैं साथ में अपना लिखा हुआ भी ले गया था। एक लेख मैंने वहाँ के और भारत के जीवन की तुलना करते हुए लिखा था। और जब लोगों ने आग्रह किया, जैसा होता है कि इस तरह की गोष्ठियों में, आप भी सुनाइए, तो मैंने वो लेख झिझकते हुए पढ़ दिया। उस लेख की उन लोगों ने बहुत तारीफ की और उनका कहना ये था कि ये लेख हमें इसलिए अच्छा लग रहा है कि यहाँ जो भी आता है वो पश्चिमी जीवन की आलोचना करता है। आपने यहाँ के जीवन के उजले पक्ष को भी इसमें चित्रित किया है। उससे मेरा उत्साह बढ़ा और मुझे लगा कि मुझे और लिखना चाहिए। तो वहाँ क्योंकि फुर्सत भी थी, लिख दिया और उसके बाद जब लोगों को अच्छा लगने लगा कि ये अच्छा लिखा गया है, तो मैं फिर बराबर लिखता गया और मेरे मन में एक ही बात थी कि अगर मैंने कुछ अच्छा देखा है, तो मैं उसे लोगों को बताऊँ। इसलिए नहीं कि आप बुरे हैं, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि अगर हम भी ऐसे हो सकें, तो वो बड़ा अच्छा होगा। सर आप बहुत से देशों में घूम चुके हैं, तो आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपको वहाँ पे कुछ ऐसी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो और आपको लगता है कि अपने देश में भी होना चाहिए? सपना जी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। देखो मुझे करीब-करीब 2 वर्ष अमेरिका में बिताने का मौका मिला, 4 टुकड़ों में, 6-6 महीने के 4 टुकड़ों में।
और उन 2 वर्षों में मैंने अमेरिकी समाज को बहुत नज़दीकी से देखा। जहाँ तक राजनीतिक विचारधारा का सवाल है, मैं क्योंकि प्रगतिशील आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा सोच लेफ्टिस्ट है, तो अमेरिका मेरी पसंद का देश नहीं है। वहाँ की राजनीति से मेरी बहुत सारी असहमतियाँ हैं, पूंजीवाद से मेरी बहुत सारी असहमतियाँ हैं। लेकिन वहाँ का नागरिक जीवन मैंने जैसा देखा, उसका मैं मुरीद हो गया, उसका मैं प्रशंसक हो गया। एक आदमी कैसे सम्मान से जी सकता है, इस बात की परवाह वहाँ की सरकार करती है। एक तो ये बात महत्वपूर्ण है, और दूसरा, अब उन लोगों की आज़ादी करीब 200 साल पुरानी है, तो बहुत स्वाभाविक है हम लोग उनकी तुलना में थोड़ा अभी पीछे हैं, हम लोग अभी विकसित हो रहे हैं। लेकिन वहाँ लोगों का जो नागरिक बोध है और ये सोच कि मेरे कारण किसी को कोई असुविधा ना हो, ये बातें मुझे बहुत चकित करती है, और मैं चाहता हूँ कि काश ये चीज़ें हमारे यहाँ भी हो। एक और बात इसके साथ जोड़ूँ मैं, 2 बार मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला, हालाँकि बहुत लंबे समय मैं वहाँ नहीं रहा, लेकिन एक बात मुझे बहुत ज़ोरदार लगी। हम लोग अपने पर्यटन के सिलसिले में बहुत छोटे-छोटे गाँवों में भी गए। हर गाँव में, सपना जी, कितना ही छोटा गाँव क्यों ना हो, एक सुसज्जित लाइब्रेरी ज़रूर देखने को मिली। ये लाइब्रेरीज़ तो अमेरिका में भी मुझे बहुत देखने को मिली, और मैं तो बहुत ही चमत्कृत हुआ हूँ वहाँ की लाइब्रेरीज़ को देखकर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के छोटे-छोटे गाँवों में जो लाइब्रेरी देखने को मिली और लोग जिस तरह से उसका उपयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है क्या हम अपने देश में ये नहीं कर सकते? हम बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, अगर हर गाँव में एक छोटी-सी लाइब्रेरी हो, 1000 किताबें भी वहाँ हो तो क्या बुरी बात है? राइट। तो ये इस तरह की बातें मुझे बहुत प्रभावित करती हैं। हुँ। वो अनुभव मैं कभी नहीं भूल पाता हूँ। शायद दोनों ही अनुभव मैंने अपनी किताब आँखन देखी में लिखे भी हैं, लेकिन जिन लोगों ने वो किताब नहीं पढ़ी हो, उनको मैं ये साझा करूँ। अमेरिका में एक रोज़ रात को हम लोग खाना-वाना खा के, शायद 10 बजी होगी, मैं और मेरी पत्नी घूमने सड़क पर निकले। घर के पास ही एक पार्क था, उसमें चले गए हम लोग। थोड़ी देर में हम लोग देखते क्या हैं कि एक वृद्ध दंपत्ति अपने कुत्ते को लेकर वहाँ आते हैं। कुत्ता लीश पर बंधा हुआ है, आप जानते हैं पश्चिमी देशों में इस तरह से खुले तो घूमते नहीं हैं पालतू पशु। वो लीश पर बंधा हुआ कुत्ता साथ-साथ चल रहा है। एक जगह वो कुत्ता थोड़ा-सा रुका, तो वो जो बुड्ढा आदमी वो भी रुका। कुत्ते ने वहाँ शौच किया, लैट्रिन उसने की वहाँ। उस बूढ़े ने अपनी जेब से एक पॉलीथीन की थैली निकाली। उस थैली में वो गंदगी उसने समेटी, और वहीं कहीं जो एक गार्बेज बिन था, उसमें ले जाकर उसको डाली। मुझे ये बात इसलिए महत्वपूर्ण लगी कि देखो रात के 10 बजे हैं, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। अगर ये उस गंदगी को यूँ ही छोड़ जाते, तो क्या हो जाता? लेकिन नहीं, ये उनके संस्कार में नहीं है। एक ज़िम्मेदारी का जो भाव है कि नहीं, हमें साफ करना है, एक बात। और एक दूसरा अनुभव मुझे और हुआ, वहाँ मेरी बेटी का जो घर था, अब तो वो लोग बैंगलोर आ गए वहाँ से, तो वो गली का आखिरी मकान था। तो एक दिन हुआ ये कि उस घर के पास में एक अमेरिकन रहता था, उसके घर में फायर अलार्म बज गया। अब पता नहीं कुछ छोटी-मोटी आग-वाग कुछ लगी होगी, और एकदम से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ धन-धनाती हुई आ गईं। अब उस तरफ तो वो गाड़ियाँ आई हैं, और वो अमेरिकन सीधा अपने घर को छोड़कर हमारे यहाँ आया है, और मेरी बेटी और दामाद से कह रहा है कि आपको जो असुविधा हो रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो तो है। अब ये बात मेरी कल्पना से बाहर है कि किसी के घर में आग लगी हुई हो, वहाँ फायर ब्रिगेड आई हुई हो, और वो उनको अटेंड करने की बजाय पहले आकर अपने पड़ोसी से अपोलोजाइज़ करे। ये जो दूसरों के प्रति चिंता का भाव है, ये भाव मुझे बहुत-बहुत मेरे बिल्कुल दिल पर अंकित हो गया। बिल्कुल सही सर। जो सामाजिकता का बोध है, वो हमारे यहाँ है। अब हम लोग जिस तरह से न एक-दूसरे से बहुत आसानी से घुल-मिल जाते हैं, एक-दूसरे के सुख-दुःख में शरीक होते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है सपना जी कि पश्चिम में सुख-दुःख में शामिल होने की बात नहीं होती है। लेकिन वो लोग शायद पर्सनल स्पेस को इतना ज़्यादा महत्व देते हैं, और हमारे यहाँ अभी पर्सनल स्पेस की वैसी अवधारणा नहीं है। इसलिए शायद हम लोग बहुत जल्दी एक-दूसरे से इंटीमेट हो जाते हैं। तो सर समकालीन हिंदी साहित्य का परिदृश्य कैसा है?
समकालीन साहित्य का, मैं हिंदी साहित्य का पाठक हूँ, तो ज्यादा बात मैं हिंदी साहित्य की ही करूंगा। हिंदी साहित्य का आज का परिदृश्य बहुत ही उत्तेजक है और बहुत तेजी से विकास कर रहा है। ये तो एक बात। इतने सारे नए लेखक आ रहे हैं और इतनी सारी नई तरह के प्रयोग वो लोग कर रहे हैं कि आप चकित होते हैं। शायद ऐसा विविधता भरा और इतना अलग अलग रंगों वाला परिदृश्य कभी भी नहीं रहा हमारे यहाँ। मैं तो हिंदी साहित्य का बाकायदा विद्यार्थी रहा हूँ, तो हिंदी साहित्य के शुरू से अब तक के सारे समय को मैं याद कर सकता हूँ। तो वो जो एक रूपता थी वो खत्म हो रही है और विविधता बहुत आ रही है। ये तो एक बात है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि जितना लिखा जा रहा है, जितना छपा जा रहा है, उतना वो पाठकों तक पहुंच नहीं जा पा रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है। अब आप देखो ना, हिंदी में एक किताब निकलती है और उस किताब का 500 प्रतियों का संस्करण भी पूरा बिकता नहीं है। पहले कभी 1100 प्रतियों का संस्करण होता था, आजकल 300 का होने लगा है, इसका वो भी नहीं बिकता है। रीजन क्या है इसका सर? इसका रीजन एक तो ये है कि हिंदी का जो प्रकाशन है वो अभी पूरी तरह प्रोफेशनल नहीं हुआ है। वो बहुत ही शॉर्ट साइटेड है। एक प्रकाशक को लगता है मैंने टाइटल छाप दिया और एक 150 पेज की किताब की कीमत 800 रुपया रख दी, उसको किसी सरकारी लाइब्रेरी में मैं बेच दूंगा, 200 300 400 रुपया खरीदारी करने वाले बीच वाले व्यक्ति को कमीशन दे दूंगा, मैं भी कमा लूंगा। छुट्टी हुई, मैं क्यों इंडिविजुअल बायर के लिए किताब प्रकाशित करूं? क्यों 50-50 रुपए की किताब में 100 पाठकों को बेचूं? एक तो ये नजरिया। दूसरा, लेखक का अपना ईगो भी बड़ा गड़बड़ करता है। लेखक ये चाहता ही नहीं है कि उसकी रचना पर कोई विचार करे। अंग्रेजी में जो एक एडिटर बीच में होता है, हर अच्छे प्रकाशक के पास एडिटर होता है। आप उसको मैन्युस्क्रिप्ट भेजते हैं, वो उस मैन्युस्क्रिप्ट को पहले रिव्यू करवाते हैं, उसके बाद एडिट करवाते हैं, तब कहीं फाइनल प्रोडक्ट सामने आता है। लेखक में भी प्रोफेशनलिज्म नहीं है, प्रकाशक में भी नहीं है। किताब छप जाती है लेकिन पाठक तक पहुंचती नहीं। कुछ तो लैंग्वेज का भी होता होगा ना कि इंग्लिश ज्यादा चलन में आ गया है, इसलिए वो भी प्रॉब्लम होता होगा। हाँ, ये बात है तो सही। अंग्रेजी के कारण लोगों को रोजी रोटी मिलती है, हिंदी के कारण रोजी रोटी शायद उतनी नहीं मिलती है। हालांकि ये भी एक मिथ है जो टूट भी रही है। आज हिंदी के कारण भी लोगों को उतनी ही रोजी रोटी मिल रही है, अगर कोई हिंदी में भी ठीक से दक्षता प्राप्त किए हुए है। आप देखिए ना, मीडिया का कितना विस्तार हो रहा है। सारे के सारे चैनल्स, चाहे वो स्टार प्लस हो, जो पहले मूलतः अंग्रेजी का चैनल था स्टार, हिंदी में वो आया, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक, एपिक, ये सारे चैनल हिंदी में आए हैं। तो आखिर इनके लिए कंटेंट तो कोई ना कोई रचता ही होगा ना, वो हिंदी वाला ही तो रचेगा। हिंदी की मैगजीन्स कितनी बढ़ गई हैं, उनमें कोई ना कोई तो लिखता होगा। अनुवाद कितने हो रहे हैं अंग्रेजी से और दूसरी भाषाओं से हिंदी में। तो रोजगार तो बहुत है, लेकिन दिक्कत ये, हम लोग शॉर्टकट बहुत चाहते हैं। मैं ये चाहता हूं कि मेरे मुझे आता वाता तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है। मैंने बराबर पाया कि जो लोग भाषा में थोड़ी सी भी निपुणता प्राप्त है, उनके लिए कोई कमी नहीं है, वो लोग खूब जमकर काम कर रहे हैं। अब तो अंग्रेजी के कारण एक ग्लैमर तो थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, और एक समाज में भी है कि आप अगर किसी से जाकर कहें कि माफ कीजिए, तो वो नहीं सुनेगा। और आप जरा स्टाइल से कहें एक्सक्यूज मी, तो वो तुरंत गर्दन घुमाकर आपको देख लेगा। सही है सर। अगर आप बहुत अच्छी हिंदी बोलें, हाँ। सही मतलब ऐसा है, हम्म। उचित या अनुचित की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन ऐसा है। अपनी क्या भाषा आप कुछ, पे हम दूसरी भाषा को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कितना सही है आपको। ये शायद हमारी वो जो 200 वर्षों की पराधीनता थी, उसकी विरासत अब तक हम लोग ढो रहे हैं। राइट। लेकिन एक एक पीढ़ी ऐसी भी आ रही जो इसकी परवाह नहीं करती है, और वो बड़े आराम से अपनी भाषा में गर्व के साथ बोलती है। और मुझे लगता है कि हमें अपने, ये शायद इसमें हम लोगों की भी असफलता है, अध्यापकों की भी असफलता है, कि हम अपने विद्यार्थियों के मन से ये हीन भावना दूर नहीं कर पाए। देखो, हर भाषा अपनी जगह अच्छी है, न अंग्रेजी बुरी है न हिंदी बुरी है। आपको जो भाषा आती है वो अच्छी है, और आपको जितनी ज्यादा भाषाएं आए उतना अच्छा है। लेकिन किसी भी भाषा को लेकर हीनता बोध पालना कि अरे मुझे तो हिंदी आती है, ये हम अध्यापकों की भी कमी रही
कि हम लोग ये हीन भाव दूर नहीं कर पाए। हमारे समाज में क्या होता है, आप किसी की तारीफ करेंगे, अरे साहब वो कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है, ये कहने वाले आपको बहुत कम नजर आएंगे कि अरे देखिए वो कितनी अच्छी हिंदी बोलता है। सो आपने एक लंबी और अनुभव संपन्न ज़िंदगी जी है, तो आप जो युवा पीढ़ी आ रही है, उनके साथ कुछ शेयर करेंगे आपके अनुभव? हाँ, ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। मुझे लगता है कि उपदेशक बन जाएंगे हम, तो उपदेशक तो नहीं बनना चाहिए। सर, मुझे लगता है कि देखो आज की जो पीढ़ी है, मेरे बाद वाली पीढ़ी, बल्कि आपके भी बाद वाली पीढ़ी, वो हम लोगों से कहीं ज्यादा सजग है, समर्थ है, सक्षम है और व्यावहारिक है। तो मुझे तो लगता ही नहीं है कि इस पीढ़ी को कोई सलाह हम लोग दें, इसकी जरूरत है। वो लोग हमसे बहुत बहुत आगे हैं। देखो, मैं ईमानदारी से कल्पना करता हूँ कि जब मैं 20 साल का था तो मुझ में कितनी समझ थी, और आज जो 20 साल का लड़का या लड़की है उसमें कितनी समझ है। वो कितना चीजों को जानता है और कितनी तटस्थता के साथ वो चीजों का विश्लेषण कर पाता है। जब मैं उनको देखता हूँ तो मैं बहुत चकित होता हूँ। लेकिन मुझे ये जरूर लगता है, एक पिछली पीढ़ी का व्यक्ति होने के नाते, कि आज लोग जल्दी में बहुत है। तो इस ये जो जल्दबाजी है, ये कई बार मुझे लगता है कि घातक होती है। तो थोड़ा जीवन में ठहराव भी होना चाहिए। सर अभी आप रिटायर हो चुके हैं, तो बिना पद के ज़िंदगी कैसी चल रही है आपकी? हम लोग जो शिक्षक है ना, 7 से 2000 तक तो मैं शिक्षक ही रहा एक तरह से। तो शिक्षक तो आप जानते हैं उसके पास कोई पद वद नहीं होता है, उसका काम ही होता है, वही चलता है। तो इतने वर्ष तो मैं वैसे शिक्षक रहा। 3 साल जब मैं बाकायदा अफसर हुआ, और काफी बड़ा अफसर मैं था अपनी नौकरी में, मैंने अफसर अपने आप को होने से बचाए रखा। एक तो मैं 10 से 5 बजे तक ही वो अफसर होता था, उसके पहले और बाद में नहीं होता था। तो वो अफसरी मेरे सर पर सवार नहीं हुई, और जब सवार नहीं हुई तो उसके जाने का भी कोई अफसोस नहीं हुआ। दूसरी बात, क्योंकि मेरा क्षेत्र साहित्य वाला क्षेत्र है, कलाओं वाला क्षेत्र है, तो वो मेरे लिए इतना बड़ा संबल बना कि मेरे पास कोई पद नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा जो लिखा हुआ है, मेरे जो पढ़ने वाले हैं, मेरे जो विद्यार्थी हैं, वो जो मेरा सम्मान कर रहे हैं, वो किसी भी पद से ज्यादा है। तो मुझे उस पद के ना होने का आज कोई अफसोस नहीं। मैंने एक पढ़ा आपके बारे में, किसी विद्यार्थी ने आपको याद किया, तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। देखिए, पद के साथ तो ये नहीं होता है ना, आप पद पर नहीं है तो शायद लोग आपकी तरफ आंख उठाकर देखते भी नहीं है। लेकिन वो जैसा आप पत्र की बात कर रहे हैं, अब अचानक कहीं से कोई जिसको मैं जानता नहीं हो, वो गूगल पर मुझे सर्च करके मुझे एक मेल लिखे और कहे कि मेरे जो अमुक बड़े हैं वो आपको इस तरह से स्मरण करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका जीवन निरर्थक नहीं गया। आपने जीवन में कुछ ठीक किया है, और फिर आपको किसी पद की आकांक्षा नहीं रह जाती। जी सर, जी सर। तो सर आज के जीवन में आप कैसे देखते हैं एक शिक्षक और एक शिष्य की क्या बॉन्डिंग रहती है अभी अभी के युग में? आपको लगता है कि जो आज आपके और हमारे बीच में है, क्या वैसा रहता है अभी? मुझे लगता है कि शायद रिश्ते बदल गए हैं, बहुत सारी चीजें आज आ गई हैं। मैं जब अपने घर परिवार के बच्चों को भी देखता हूँ और उनसे मैं बात करता हूँ, उनके टीचर्स के बारे में पूछता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि वे अपने टीचर्स को नहीं जानते हैं। बहुत बार मैं पूछता हूँ, जब भी किसी के यहाँ जाना होता है, भाई तुम्हें ये विषय कौन पढ़ाता है, हमें तो पता नहीं। ओह! हाँ, हाँ। और यही हाल शायद अध्यापक का भी होगा। वो तो दोनों तरफ से होता है ना, एक जी। तरफ से तो होता नहीं है। हुँ, इसका एक बड़ा कारण, हम तकनीक की बात कर रहे थे ना, अब आज के तकनीक जीवन में इतनी आ गई है कि व्यक्तिगत संबंधों की जगह तकनीक धीरे धीरे लेती जा रही है। मनुष्य को तकनीक रिप्लेस कर रही है। तो वो जो गड़बड़ हो रही है, विद्यार्थी को भी लगता है कि मुझे क्लास में और टीचर से क्या है, गूगल पर मैं सर्च कर लूंगा, विकिपीडिया में जाकर सर्च कर लूंगा, मैं कहीं से भी ले लूंगा, तो उसके लिए भी अध्यापक आज उतना अपरिहार्य नहीं रह गया है। लेकिन मुझ जैसे पुरानी पीढ़ी के लोग, आज भी मैं अपने अध्यापकों से पूछता हूँ कि सर ये मुझे आप बताइए, इसका अर्थ क्या है, या ऐसा क्यों है। ढूंढ तो मैं भी सकता हूँ, हुँ। लेकिन हमारे रिश्ते आज बने हुए हैं। तो ये जो एक बदलाव आया है, ये गुरु शिष्य संबंधों में मुझे थोड़ा सा घातक लग रहा है। तो लेकिन क्या सपना ऐसा नहीं है, सपना जी, अरे क्या ऐसा खासतौर से प्राइवेट स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ टीचर स्टूडेंट रेशियो काफी अच्छा है,
हुँ, वहाँ क्या अध्यापकों का अपने विद्यार्थियों से संबंध ज़्यादा घनिष्ठ नहीं होता होगा? मैं जानने को उत्सुक हूँ, कभी पता करूँगा। हुँ, सरकारी संस्थानों में तो स्थिति बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि एक तो आपने अध्यापक तो कम कर दिए हैं, विद्यार्थी बढ़ते जा रहे हैं। तो किसी भी अध्यापक के लिए अपने विद्यार्थियों से जीवंत संपर्क रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल एक सर। छोटी-सी बात मुझे याद आती है, जैसे हम लोग सिरोही में थे, बहुत सामान्य बात थी कि न घर में चाय बनानी है, दूध नहीं है, तो ज़रा-सा पड़ोसी के यहाँ गए, आधा कप दूध ले आए, हुँ, शक्कर ले आए, हुँ, कुछ बनाना है सुबह तो आप आलू माँग लाए 2। अब धीरे-धीरे ऐसा नहीं है कि आपकी हैसियत नहीं थी तब भी। राइट, ये सब आप तब भी अफ़ोर्ड कर पाते थे। बिल्कुल, आज पड़ोसी के यहाँ जाकर आप कुछ माँग कर लाएँगे, ये बात कल्पनातीत है। आप इसकी बजाय ऑनलाइन किसी उससे मँगवाएँगे, लेकिन आप पड़ोसी से ये नहीं कहेंगे कि आप मुझे 2 कप दूध दे दीजिए। तो मिलना ही रिश्ते इस तरह से कमज़ोर होते जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर कुछ इंस्पिरेशनल मैसेज आप शेयर करना चाहोगे? देखिए, आज जो हमारा देश जैसा बनता जा रहा है, वो मुझे बहुत चिंतित करता है। और सपना जी, आपने पता नहीं नोट किया होगा या नहीं, मेरी अपनी एक राजनीतिक विचारधारा है और मैं उसको छिपाता नहीं, ठीक है ना? ज़रूरी नहीं है कि हर एक की राजनीतिक विचारधारा वही, लेकिन हमें मनुष्य के रूप में एक-दूसरे का सम्मान कभी कम नहीं करना चाहिए। आप मुझसे असहमत हो, मैं आपसे असहमत हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी बात कह सकें, ऐसा वातावरण बना रहना चाहिए। मुझे ये बहुत दुखद लगता है कि ये वातावरण धीरे-धीरे बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। तो एक बात तो ये, सोशल मीडिया का हम सब लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सऐप आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, लेकिन वो जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। मैं खासतौर से अगर कुछ युवा हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे देख रहे होंगे, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि उसको आप जीवन का अंतिम सत्य मत मानिए। आप किताबें भी पढ़िए और एक बात मैं ये कहकर अपनी बात को समेटना चाहूँगा कि जो आपका विचार है, उसी के घेरे में मत रहिए, दूसरे के विचार को भी जानने की कोशिश कीजिए। आप उससे असहमत हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जानिए तो सही कि वो विचार क्या है। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज है। बहुत ज़रूरी है एक-दूसरे को जानना, एक-दूसरे को एक-दूसरे को समझना। जाने हम। जी, बिल्कुल। क्या मैं 4-5 मिनट ले सकता हूँ? एक कहानी सुनाना चाहूँगा मैं। ज़रूर सर, ज़रूर। पुरानी कहानी मुझे याद आ रही है। बात ये 1892 की है। ओह! अमेरिका की एक बड़ी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। सभी लोगों ने उसका नाम सुना है। हुँ, वहाँ एक विद्यार्थी पढ़ता था, अनाथ था वो विद्यार्थी। जब परीक्षा के दिन आए, फीस जमा करवानी थी और उसने पाया कि मेरे पास तो फीस जमा कराने के पैसे नहीं है। वो बड़ा चिंतित हुआ। अपने कुछ दोस्तों से बात की। संयोग से उसका एक दोस्त और ऐसा ही निकल आया, उसका भी हाल वही था। फीस के पैसे उसके पास भी नहीं थे। तो उन दोनों ने सोचा कि अपन क्या करें? तो उन्होंने एक योजना बनाई कि हम एक कंसर्ट आयोजित करते हैं और उस कंसर्ट के टिकट बेचेंगे और उससे जो कमाई होगी उससे फीस जमा करवा देंगे। हुँ, अब जिस शहर में वो यूनिवर्सिटी थी, वहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध पियानो वादक रहता था, जिसका नाम था इग्नेसिस जन पेडेरेवेस्की। वो पॉलिश था, पोलैंड का निवासी था, बहुत ही विख्यात वो पियानो वादक था। ये दोनों बच्चे उसके पास गए और उसको अपनी स्थिति बताई और कहा कि हम एक कंसर्ट आयोजित करना चाहते हैं। तो वो पेडेरेवेस्की महोदय तैयार हो गए। हुँ, लेकिन जब ये बच्चे जा रहे थे तो उनके सेक्रेटरी ने उन लड़कों को बुलाया और कहा कि देखो, सर की एक कंसर्ट में बजाने की फीस $2,000 है और इस पर ये कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, इस पर कोई तुम मोल भाव मत करना। बच्चों ने कहा ठीक है। अब उन्होंने टिकट विकेट बेचे, कंसर्ट हो गया, बहुत शानदार कंसर्ट रहा। पेडेरेव्स्की ने बहुत बढ़िया बजाया। हुँ, अब बच्चों ने जब हिसाब किया तो उन्होंने पाया कि कुल $1,600 के टिकट बिके। $2,000 उनकी फीस देनी थी। अब वो झिझकते हुए पेडेरेवस्की के पास गए और उनसे कहा कि सर, ये $1,600 हम इकट्ठे कर पाए हैं, $400 का हम आपको चेक लिख देते हैं, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है और वो प्रार्थना ये है कि जब हम ये पैसे जुटा लेंगे और बैंक में डाल देंगे, तब आप इस चेक को एनकैश करवाइएगा। पेडेरेवस्की को उनकी हालत मालूम थी। उसने उनसे कहा, रुको,
$1600 उनको वापस लौटाए और कहा कि ये तुम ले जाओ, सबसे पहले तुम जो कंसर्ट पर खर्चा हुआ वो चुकाना, फिर अपने फीस चुकाना, और अगर कुछ बचे तो मुझे दे जाना, नहीं तो कोई बात नहीं। कहानी का एक हिस्सा खत्म हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था। पोलैंड में एक आदमी प्रधानमंत्री बनता है जिसका नाम था इग्नेसिस जन पेडरेवेस्की। बताने की जरूरत नहीं कि वही पियानो वादक पोलैंड का प्रधानमंत्री बना। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने सारी दुनिया को तहस नहस कर दिया था। पोलैंड की हालत बहुत खराब थी। भुखमरी इतनी भयंकर थी, वहां अनाज के पैसे नहीं थे पोलैंड के पास, और 15 लाख लोगों की मौत की आशंका हो गई थी। पेडरेवस्की ने बेचारे ने बहुत हाथ पांव मारे, और अंत में उसने अमेरिका का जो फूड एंड रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन है उससे उसने मदद मांगी कि आप हमारी मदद कीजिए। अब उन दिनों उस फूड एंड रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेड थे वो थे हर्बर्ट क्लार्क हूवर। जिन लोगों को अमेरिका का इतिहास थोड़ा सा भी पता है वो जानते होंगे कि हर्बर्ट क्लार्क हूवर बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। उस वक्त वो फूड एंड रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन के हेड थे। उन्होंने तुरंत पोलैंड को सहायता दी और पोलैंड वाले अपने नागरिकों को बचा सके। 15 लाख लोग मरने से बच गए। अब जाहिर है कि पेडरेवस्की को लगा कि अमेरिका ने और खासतौर से उनके फूड एंड रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरी इतनी मदद की है, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से जाकर धन्यवाद देना चाहिए। तो पेडरेवस्की अमेरिका गए, मिस्टर हूवर से अपॉइंटमेंट लिया और उनके पास गए और उनसे कहा कि मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, मेरा देश आपका बहुत बहुत आभारी है कि आपने हम लोगों को मौत के मुंह से जाने से बचा लिया। हूवर ने कहा कि नहीं, आपको आभारी होने की जरूरत नहीं है। आपको शायद ये बात याद भी नहीं होगी कि किसी जमाने में 2 बच्चे आपके पास आए थे और आपसे एक कंसर्ट बजाने का अनुरोध किया था और आपने उनसे अपनी फीस नहीं ली थी। पेडरेवस्की को थोड़ा बहुत याद आया होगा। हूवर ने कहा उन 2 बच्चों में से एक बच्चा मैं था। वाह! तो ये कहानी मैं इसलिए सुनाना चाह रहा हूँ अपने युवाओं को कि अगर आपको जीवन में किसी के लिए भी कुछ अच्छा करने का मौका मिले तो संकोच मत कीजिए, अच्छा कर लीजिए। अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती है, और कुछ नहीं तो आपकी दुनिया थोड़ी सी तो बेहतर हो जाए। कुछ तो अच्छा करके जाएँगे हम। कुछ तो अच्छा करके जाए। सर, हम organ डोनेशन अवेयरनेस पे मोर फाउंडेशन के साथ काम कर रहे हैं। इस पे कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? मैं ये जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब आपसे कि आपका ये जो फाउंडेशन है ये दरअसल काम क्या करता है? अगर मैं बहुत छोटे से बोलूं तो हम एक ब्रिज हैं डोनर और रेसिपिएंट के बीच में। देखिए, ये मुझे लगता है बहुत जरूरी चीज है। अब तक हमारे समाज में इसमें इतनी जागरूकता आई नहीं है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं सबसे पहले तो मैं उनको सलाम करता हूँ कि ये बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। ये अंततः तो जो कहानी मैंने सुनाई उसका विस्तार ही है कि आप जीते जी नहीं, जब आप नहीं रह रहे हैं तब भी आप किसी की मदद कर सकें, इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो मुझे लगता है कि इस भावना का जितना प्रसार हो और जितने लोगों तक ये जाए। अभी मैं एक बहुत मजेदार बात बताऊं आपको, पता नहीं समय अनुमति दे रहा है या नहीं। अभी मैं एक कार्यक्रम करता हूँ, डियर साहित्यकार, एक फोर्टनाइटली प्रोग्राम है। अभी 3 दिन पहले हिंदी के एक बड़े कथाकार बॉम्बे में ही रहते हैं, सूरज प्रकाश, उनसे मैं बात कर रहा था। उन्होंने बड़ा जोरदार किस्सा सुनाया। वो कहीं जा रहे थे और उन्होंने कोई वन वे जो सड़क थी ठीक उस कोने पर जाकर अपनी गाड़ी मोड़ी, तो एक सिपाही आ गया और वो उनका चालान करने लगा कि आप गलत हैं। वो उससे थोड़ी बहस करने लगे कि नहीं भी मैं पूरा नहीं गया था, मैं यहीं से लौट रहा था वगैरह वगैरह। उसने कहा आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बताइए। उन्होंने जेब में हाथ डाला, ड्राइविंग लाइसेंस निकालते निकालते एक कागज और नीचे गिर पड़ा। उस सिपाही या जो भी ऑफिसर रहा होगा उसने कहा ये क्या है? तो ये उन्होंने कहा कि ये मेरा आई डोनेशन कार्ड है। तो उसने पूछा ये क्या होता है? तो सूरज प्रकाश ने उसको बताया कि ये आई डोनेशन का ये मतलब होता है। उसने कहा आप जाइए। कि ये क्या हुआ कि जो आदमी मरने के बाद अपनी आंखें दान करने की बात करता है वो किसी बात के लिए झूठ तो बोल ही नहीं सकता है।
तो मुझे लगता है ऑर्गन डोनेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और हम में से हर एक को इसके लिए वचनबद्ध होना चाहिए। सच को हम अहमदाबाद इनवाइट करते हैं। आपको हम अहमदाबाद इनवाइट करते हैं एंड देयर इज फ्री क्रूज ट्रिप फॉर यू। बड़ा अच्छा लगा मुझे ये बातचीत करके और आपने मुझे अपने चैनल पर आकर अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया और फिर सिरोही के साथ जो हम लोगों के तार जुड़े हुए हैं, तो वो तार फिर से जुड़े, तो मेरे लिए तो ये दोहरी खुशी की बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग हमारी ये बातचीत सुन रहे हैं, उन्हें भी ये बातचीत अच्छी लगेगी और एक उम्मीद ये भी करता हूँ कि फिर कभी आपसे संवाद करने का ऐसा ही मौका जुटेगा। आपने मुझे मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये सौभाग्य है सर मेरा कि मेरे गुरुजन मेरे साथ है अभी भी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपके। थैंक यू फ्रेंड्स।